मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि मेंडल जब जीवों के ऊपर अपने प्रयोग कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले कारक होते हैं। अर्थात उस समय गुणसूत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मेंडल ने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले को कारक कहा। बाद में 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की और सटन और बाबेरी ने 1902 में गुणसूत्र के कार्यों को बताया, जिसे हम आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। तो जैसा मैंने आपको अब भी बताया कि किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर ये जो जाल पड़ा है इसको हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। जब जीव में कोशिका का विभाजन होता है तब यही क्रोमेटिन जाल इस तरह से स्पष्ट गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगता है। ये गुणसूत्र ही हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। तो सबसे पहले मेंडल ने इन गुणसूत्र को कारक कहा था। मेंडल नाम के जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने इन गुणसूत्रों को क्या कहा था? कारक कहा था। बाद में 1888 में वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इन धागेनुमा रचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया गया। तो गुणसूत्र नाम किसके द्वारा दिया गया था? वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1888 में दिया गया था। परंतु इस समय गुणसूत्र के कार्य के बारे में सही ज्ञान नहीं था, इसलिए फिर 1902 में सटन तथा बाबेरी नाम के वैज्ञानिकों ने गुणसूत्र के कार्य को बताया, जिसे हम आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखें आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या कहता है। तो इस तरह हम देखेंगे सबसे पहली चीज कि कोई भी द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। ये हम देख रहे हैं आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो इसका पहला पॉइंट है कि द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। फिर जब युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्र या कारक अलग अलग हो जाते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई कोशिका है। इस कोशिका के पास गुणसूत्र की संख्या 4 है। ये द्विगुणित कोशिका है, इसके पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर युग्मक बने, युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर अंडाणु का और वृषण के अंदर शुक्राणु का। तो अगर इस युग्मक का निर्माण होना है तो जो युग्मक बनेंगे उनके पास गुणसूत्र की संख्या हमेशा आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं युग्मक। तो युग्मक बनने के बाद अगर मात्र कोशिका के पास गुणसूत्र 4 हैं तो जो युग्मक बनेंगे उनके पास गुणसूत्र 2 ही होंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ हमने लिखा युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्र या कारक अलग हो जाते हैं।
अब तीसरा पॉइंट है इसका, गैमेट अर्थात जो अभी मैंने बताया, गैमेट्स अर्थात कौन कौन से गैमेट्स होते हैं, या तो अंडाणु होगा या फिर शुक्राणु होगा। तो अंडाणु तथा शुक्राणु जब इनका निर्माण होता है तो ये पीढ़ियों के बीच सेतु का काम करते हैं, पीढ़ियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अंडाणु या शुक्राणु हैं, इनके अंदर मात्र कोशिका से आधे गुणसूत्र आते हैं और वो गुणसूत्र अगली पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं। तो ये अगली पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अभी तक। जैसे हमने शुरू से बताया कि जो द्विगुणित कोशिका है उनमें गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, फिर युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, और वो युग्मक कौन है, अंडाणु या शुक्राणु। अर्थात अंडाणु या शुक्राणु के पास गुणसूत्र क्या हो गए, आधे। अब ये क्या कर रहे हैं, सेतु का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब निषेचन की क्रिया होगी तो ये अंडाणु एक मात्र कोशिका से आया हुआ अंडाणु और पितृ कोशिका से आया हुआ शुक्राणु आपस में मिलेंगे और ये ही अपने अंदर जो गुणसूत्र हैं उसके द्वारा अगली पीढ़ी में गुणों को ले जाएंगे। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, निषेचन के समय युग्मक आपस में मिलते हैं जिससे पुनः गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। तो अभी तक हमने इसके 4 पॉइंट पढ़े। हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसके चारों पॉइंट आप नोट कर लें, उसके बाद फिर अगले पॉइंट बता रही हूं। तो चारों पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला, द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्र या कारक अलग अलग हो जाते हैं। गैमेट्स अर्थात अंडाणु और शुक्राणु पीढ़ियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं और ये अगली पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं। चौथा पॉइंट है, निषेचन के समय युग्मक आपस में मिलते हैं जिससे पुनः गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है और जायगोट का निर्माण होता है, तथा इसमें जो युग्मक आपस में मिल रहे हैं तो अंडाणु मात्र कोशिका से आया है और शुक्राणु पितृ कोशिका से आया है, इसलिए माता पिता के गुणों को वो अगली पीढ़ी में ले जाता है। अब हमारा 5वां पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 5वां पॉइंट कहता है, जीवों में उत्पन्न आनुवांशिक लक्षण गुणसूत्रों के व्यवहार तथा प्रकार पर निर्भर करते हैं। फिर से हम एक बार इस पॉइंट को समझ लें। जीवों में उत्पन्न आनुवांशिक लक्षण अर्थात नए जीव में जो भी आनुवांशिक लक्षण आएंगे उसके लिए कौन जिम्मेवार है। अर्थात हम इसको ऐसे समझें कि किसी जीव के बालों का रंग, आँखों का रंग या उसका कोई भी लक्षण अगर आ रहा है तो वो गुणसूत्रों के व्यवहार तथा प्रकार पर निर्भर करता है। 6वां पॉइंट है,
इधर हम इसको देखें, ये सब हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होती है। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन के समय, यानी जब युग्मक निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन होता है। अंडाणु या शुक्राणु के निर्माण के समय क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। उस समय जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या है? गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली। गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली। इसका क्या मतलब हुआ? जो समजात गुणसूत्र हैं तो एक गुणसूत्र अपने खंड को दूसरे को और दूसरा गुणसूत्र अपने खंड को पहले को दे देता है। तो इसको हम यहाँ चित्र से भी देख लेते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, अर्थात माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे जाते हैं। तो एक पॉइंट ये ध्यान में देना होगा कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय होता है या गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होती है, और इसी कारण थोड़े बहुत लक्षण नए प्रकार के भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो समजात गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र ये है और एक उसके बगल में बना हुआ ये। तो ये जो समजात गुणसूत्र हैं जब जोड़ा बनाते हैं और जब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक गुणसूत्र को कुछ टुकड़ा दूसरे गुणसूत्र का, ये देखिए ये पहले गुणसूत्र को ये इतना टुकड़ा किसका मिल गया? दूसरे गुणसूत्र का, और इस दूसरे गुणसूत्र को कुछ टुकड़ा पहले गुणसूत्र का मिल जाता है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये समजात गुणसूत्र हैं, इनने क्या किया? जोड़ा बनाया अर्धसूत्री विभाजन के समय। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये पहला जो ए गुणसूत्र है इसको ये किसका टुकड़ा मिल गया? बी का, और अगर ये बी गुणसूत्र है तो इसको ये टुकड़ा इतना किसका मिल गया? ए का। तो ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। लास्ट पॉइंट है कि जीवों में लास्ट पॉइंट, अनेक प्रकार के जीवों में विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? जो लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे इसके बारे में भी आपको पहले से भी ज्ञात होगा कि मनुष्य में ही एक्स और वाई दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अगर किसी में एक्स गुणसूत्र है तो ये स्त्री होती है, और अगर किसी में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र हैं तो वो पुरुष होता है। तो एक्स गुणसूत्र स्त्री के लिंग का निर्धारण कर रहे हैं और एक्स और वाई गुणसूत्र हैं तो वो पुरुष के लिंग का निर्धारण कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक हैं और केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और किसी भी द्विगुणित कोशिका के पास गुणसूत्रों की संख्या हमेशा जोड़े में होती है, और जब युग्मक निर्माण होता है तो वही गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, और युग्मक निर्माण के बाद जब फिर से निषेचन की क्रिया होती है तो जो गुणसूत्र आधे हो गए थे वो फिर से पूरे हो जाते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव के पास गुणसूत्र जोड़े में हैं। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के पास टोटल 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन जब मनुष्य के
स्त्री के अंडाशय के अंदर अंडाणु बनेगा तो 23 गुणसूत्र पहुंचेंगे, और जब पुरुष के वृषण के अंदर शुक्राणु बनेगा तो 23 गुणसूत्र पहुंचेंगे, और जब इन युग्मकों का निषेचन की क्रिया में संयुग्मन होगा तो जो युग्मनज या जायगोट बनेगा उसके पास गुणसूत्रों की संख्या फिर से 46 हो जाएगी। तो आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहता है कि गुणसूत्र जो पहले आधे हो गए थे वो फिर से जायगोट के निर्माण के समय पूरे हो जाते हैं, और ये गुणसूत्र ही आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। जैसे ये पॉइंट हम देख रहे हैं, जीवों में उत्पन्न आनुवांशिक लक्षण गुणसूत्रों के व्यवहार तथा प्रकार पर ही निर्भर करते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय होता है तो कुछ नए लक्षण भी आ सकते हैं, क्योंकि एक गुणसूत्र का टुकड़ा दूसरे को और दूसरे का टुकड़ा पहले को मिल गया है। और अनेक प्रकार के जीवों में विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र भी होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे मनुष्य में XX फीमेल के लिए और X और Y मेल के लिए है। थैंक यू।